नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एससीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है पंकज शर्मा और इस क्लास में मैं डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट नंबर 6 को। इस यूनिट में मध्य प्रदेश और भारत की अर्थव्यवस्था के टॉपिक दिए हैं। हमने इस पूरी यूनिट को अलग अलग मॉड्यूल में डिवाइड किया दोस्तों, और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं G20 को लेकर। पिछले लेक्चर में हमने भारत की विदेश व्यापार नीति को देखा था दोस्तों। आशा है कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा कि किस प्रकार से हम लोगों ने भारत की विदेश व्यापार नीति को डिटेल में देखा, उसके क्या लक्ष्य रहे। और उसी क्रम में आज हम अगला लेक्चर जो करेंगे दोस्तों, वो किस पे करेंगे? G20 को देखेंगे। G20 दो दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके सिलेबस में सीधे G20 दिया है लिखकर, दूसरी बात है कि करंट अफेयर में भी ये रहा है। तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स की जो दो यूनिट है दोस्तों, एक करंट अफेयर वाली यूनिट जब हम देखते हैं यूनिट नंबर 8, और एक अगर हम देखें यहां पर यूनिट नंबर 6, तो दो यूनिट से आपको ये टॉपिक टकराने वाला है। करंट अफेयर की दृष्टि से देखा जाए तो पिछले ही साल हम देखें सितंबर 2023 में भारत में इसका समिट हुआ था, 18वां शिखर सम्मेलन G20 का, जो बहुत ज्यादा सफल रहा दोस्तों। इस कारण से भी डिस्कशन में रहा। दूसरा कि ये आपके यूनिट नंबर 6 के अंतिम जो टॉपिक है उसमें दिया है विदेश व्यापार नीति के बाद। तो दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और इस दृष्टि से मुझे लगता है कि क्वेश्चन तो एग्जाम में यहां से जरूर पूछा जाना चाहिए, क्योंकि डबल अटैक हो रहा है यहां सिलेबस की दृष्टि से। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम लोग सभी चीजों को देखेंगे, लेकिन पहले हम ये देखें कि इसमें क्या क्या हम लोगों को आज पढ़ना है। सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें कि G20 के बारे में पढ़ने जाएंगे तो इसकी पृष्ठभूमि को देखेंगे। पृष्ठभूमि को देखेंगे कि वो क्या परिस्थितियां थी जिन परिस्थितियों में चलकर G20 की स्थापना हुई है। इसको एशियाई संकट के तौर पर देखेंगे कि किस प्रकार से एशिया में वित्तीय संकट आया और उसके परिणाम के तौर पर हमको G20 देखने को मिला। और उसके बाद फिर हम दोस्तों बात करेंगे इसके सचिवालय की, इसके सचिवालय की क्या व्यवस्था है। फिर हम लोग बात करेंगे सचिवालय के बाद इसके अध्यक्ष की, और अध्यक्ष में ट्रोइका क्या है, इस शब्द को भी हम लोग समझेंगे, ट्रोइका क्या होता है दोस्तों। अध्यक्ष पर जब बात कर लेंगे तो फिर बात करेंगे कि G20 के उद्देश्य क्या रहे हैं। G20 के उद्देश्य दोस्तों यहाँ डिटेल में देखेंगे एक एक करके कि किन उद्देश्यों को लेकर G20 की स्थापना की गई। फिर हम देखेंगे कि इसकी प्रथम बैठक कब हुई और इसमें शिखर सम्मेलन की व्यवस्था क्या है, कब से इसके शिखर सम्मेलन प्रारंभ हुए, कौन लोग होते हैं जो शिखर सम्मेलन में शामिल होते हैं, इस प्रकार के इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे दोस्तों G20 की कार्यप्रणाली, और इस कार्यप्रणाली में शेरपा ट्रैक क्या है और शेरपा कौन होते हैं, किसे बनाया जा सकता है, इसकी क्या भूमिका होती है, इन सब चीजों को यहां पर डिटेल में देखना है। और अंत में हम देखेंगे कि भारत की G20 अध्यक्षता, और भारत की G20 अध्यक्षता में जब भारत में 2023 में शिखर सम्मेलन हुआ तो उसमें क्या चीजें तय की गई, उसके क्या निष्कर्ष निकले, क्या निर्णय हुए दोस्तों। तो इन सभी टॉपिक्स पर जब हम डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम में फिर आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये 100% कवरेज वाला आपका टॉपिक हो जाना है। ठीक है, तो अंत तक लेक्चर से बने रहिएगा। एक एक चीज जो बताऊंगा उसको बारी बारी से नोट करते जाइएगा। साथ ही साथ ऐसे लोग जो पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं और हमारे लेक्चर को देख रहे हैं दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो देखने के बाद जिस हिसाब से आपको लगे कि उचित है या हम लोगों को सही मार्गदर्शन मिला है, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, कमेंट और लाइक करना भी मत भूलिएगा इस वीडियो पे। क्यों? क्योंकि यही हमारे लिए मोटिवेशन है अच्छे से अच्छा डेटा तैयार करने का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं G20 की पृष्ठभूमि की। जब हम G20 की पृष्ठभूमि देखते हैं दोस्तों, तो हमारे सामने आता है एशियाई वित्तीय संकट, जो जुलाई 1997 से प्रारंभ हुआ। ये एशियाई वित्तीय संकट जो जुलाई 1997 से प्रारंभ हुआ दोस्तों, ये विशेष तौर पर दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश रहे उन देशों में देखा गया। और इस संकट का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था दोस्तों थाईलैंड से प्रारंभ हुआ, और उसके बाद इंडोनेशिया हो, दक्षिण कोरिया हो, आदि दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों को इसने अपने चपेट में ले लिया। अब यहां पर जब ये वित्तीय संकट आया, सामान नहीं मिल रहा है, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई और इन देशों में आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो गई। इन देशों ने लंबे समय तक ये व्यवस्था देखी, कुछ महीने, उसके बाद इन्होंने सोचा कि भाई इसका समाधान निकाला जाए। तो समाधान की दृष्टि से सबसे ज्यादा अगर हम देखें, थाईलैंड पहले प्रभावित हुआ। तो थाईलैंड की सरकार ने बोला कि इसका कुछ समाधान सोचें, समाधान क्या होगा। तो थाईलैंड की सरकार ने कर दिया अपनी मुद्रा का अवमूल्यन। मुद्रा का क्या कर दिया? थाईलैंड ने अवमूल्यन कर दिया। अब जैसे थाईलैंड ने मुद्रा का अवमूल्यन किया तो इसके उद्देश्य क्या थे वो समझेंगे, लेकिन सबसे पहले समझेंगे मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है। मुद्रा का अवमूल्यन का मतलब होता है दोस्तों कि अपने देश की, याद रखिएगा, अपने देश की मुद्रा की वैल्यू
देश की जो मुद्रा की वैल्यू होती है उस वैल्यू को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। अगर आपने आपके देश की मुद्रा की वैल्यू को कम कर दिया, किसकी तुलना में कम कर दिया, डॉलर की तुलना में अगर कम कर दिया, तो आप कहेंगे कि मुद्रा जो है उसका अवमूल्यन कर दिया गया है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम $1 बराबर देखें कि $1 बराबर 84 है, और बाद में हम बोल दें कि $1 बराबर जो हम 84 बोल रहे हैं 84 रुपया मान, ठीक है, और वहीं हम बोल दें कि $1 बराबर 90, तो पहले 84 में $1 की तुलना हो रही थी और अब 90 में $1 की तुलना हो रही, तो ये हो गया आपकी मुद्रा का अवमूल्यन, क्योंकि डॉलर की तुलना में आपकी मुद्रा की स्थिति गिरावट में आ गई, उसकी वैल्यू कम हो गई है। पहले आपको $1 के बदले 84 रुपए देने पड़ते थे और अब आपको $1 के बदले 90 रुपए देने पड़ेंगे। अब ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, इसका मतलब डॉलर की वैल्यू बढ़ गई और आपकी वैल्यू डॉलर की तुलना में कम होती है। तो ये स्थिति कहलाती मुद्रा का अवमूल्यन। तो यहां थाईलैंड की सरकार ने क्या किया, अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया। सोचा था कि इससे समाधान निकल जाएगा। अब क्या समाधान सोच रहे थे, बोले मुद्रा का अवमूल्यन करेंगे ना तो इससे हमारे देश में क्या आ जाएगा, निवेश आ जाएगा। तो निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से कहीं ना कहीं इन्होंने मुद्रा का अवमूल्यन किया। और जैसे थाईलैंड ने मुद्रा का अवमूल्यन किया तो इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया जैसे जो देश रहे जैसे प्रभावित थे, उन्होंने भी इस प्लान को अपना लिया कि भाई हम भी अवमूल्यन कर देते हैं। उन्होंने भी कर दिया। तो इधर के देशों में सोचा गया था कि निवेश बढ़ेगा और ये सोचकर अवमूल्यन किया, लेकिन निवेश आकर्षित होना चाहिए था, निवेश बढ़ना चाहिए था, इसका हो गया उल्टा। निवेश बढ़ने की जगह पर कोई हम लोगों को व्यवस्था देखने को नहीं मिली। और जब मुद्रा का मूल्यन भी कर दिया और निवेश और बाकी सब चीजें नहीं बढ़ी, तो ऐसी कंडीशन में इकोनॉमी की हालत हो गई खस्ता हाल, पूरी तरीके से डूबने के कगार पर आ गए। और जब इतनी बेकार हालत हुई तो लोग परेशान होने लगे। तो अब ये सरकारें घबरा गई, क्या किया जाए, बोले ये तो बहुत बड़ी अस्थिरता का माहौल बन गया। और जब ये अस्थिरता का माहौल बना तो ऐसे में विश्व बैंक और IMF जैसी संस्थाओं का इनको सहयोग मिलता है। ये संस्थाएं आती हैं समय पर और इनको अपना सहयोग देती है और इन देशों की इकोनॉमी को व्यवस्थित तौर पर संभालने का प्रयास करती है और एक तरीके से देखा जाए तो इसको संभाल लेती हैं। मतलब WB और IMF का यहाँ पर आप लोगों को आना दिखाई पड़ता है। अब जब विश्व बैंक और IMF जैसी संस्थाएं यहाँ आई और उन्होंने यहाँ की स्थिति को सुधारा, तो इस समय उन्होंने एक बात पर जोर दिया। क्या जोर दिया कि भाई ये जो दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं, ऐसे देशों में वैश्विक अर्थव्यवस्था के हिसाब से एजेंडा दिखाने, उनका मार्गदर्शन करने के लिए एक संगठन को बनाना चाहिए जो G7 जैसा संगठन हो। मतलब यहां पर आवश्यकता इस बात की महसूस की गई कि G7 जैसा कोई संगठन बनाया जाए जो दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश हैं यहां पर कहीं ना कहीं बोल सकते हैं अर्थव्यवस्था के हिसाब से एजेंडा तय करने लगे और इनका मार्गदर्शन करने लगे, ताकि ये विकास के मार्ग पर अग्रसर हो सके और इस प्रकार की मंदी और आदि समस्याओं से इन देशों को समाधान मिल सके। तो इन दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के समाधान के लिए जब G7 जैसे संगठन की स्थिति को महसूस किया गया तो हम लोगों को सामने आता है G20। लेकिन यहां पर ये G7 जैसे समूह की जरूरत थी, तो G7 क्या था वो भी समझ लें। जब हम G7 जैसे समूह की जरूरत महसूस कर रहे थे तो ध्यान रखिएगा, G7 विश्व की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी दोस्तों। और विश्व की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं कौन सी इसमें, कनाडा, इटली, जापान, UK, जर्मनी, फ्रांस, USA। ये जो 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं थी इनका समूह जो है वो बनता है 1975 में, जिसको G7 कहा गया दोस्तों। और ये दुनिया की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह रहा जो विश्व की GDP का लगभग 46% को कवर कर रहा था। बाद में इसमें 1997 में रूस को जोड़ा गया तो ये G7 से G8 हो गया था, लेकिन बाद में अंततः 2017 में फाइनली रूस वापस बाहर हो गया इससे, तो ये पुनः G7 के तौर पर स्थापित है। तो G7 जैसे एक समूह का यहां पर आवश्यकता महसूस की गई, लेकिन यहां पर अंतर देखिए, अंतर क्या था कि G7 विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं, विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह है और जिन देशों के लिए एक नए समूह की, इस प्रकार के समूह की कहीं ना कहीं आवश्यकता महसूस की जा रही थी, वो देश या तो अल्प विकसित हैं
या वहां पर विकासशील व्यवस्था देखने को मिल रही है। तो कुछ अलग सोचने की जरूरत थी, और कुछ जब अलग सोचने की जरूरत महसूस की गई तब जाकर होती है G20 की स्थापना। G20 की स्थापना हुई कि G7 बड़े देशों का संगठन है, तो जरूरत थी छोटे आय वाले अल्प विकसित और विकासशील देशों के लिए संगठन की। तो वो संगठन जो बना दोस्तों, वो सितंबर 1999 में बना, जिसको ग्लोबल साउथ की समस्या के समाधान के लिए बनाया गया, और इसको नाम दिया गया G20। G20 नाम क्यों पड़ा दोस्तों? तो इसमें 19 देश जो थे वो सदस्य थे, प्लस इसमें यूरोपियन यूनियन था। तो इस प्रकार से इन दोनों को मिलाकर 20 बोल सकते हैं कि इसमें सदस्य का एक समूह बन गया। अब 20 सदस्य का ये समूह बना तो इसका नाम पड़ गया क्या? G20। इसका नाम G20 बन गया। अब इसमें अगर हम देखें AU, तो ये वर्तमान की कंडीशन है। वर्तमान की कंडीशन का मतलब यह है कि 2023 में जब G20 की बैठक हुई तो भारत के पहल के चलते अफ्रीकन यूनियन को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। अब अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर लिया गया है, तो वर्तमान में ये हो गया दोस्तों G21। वर्तमान में क्या हो गया? G21 हो गया है। लेकिन जब सितंबर 1999 को इसकी स्थापना हुई थी तो 20 सदस्यों के कारण इसका नाम था G20, जब 19 देश और यूरोपियन यूनियन इसमें शामिल किया गया था। और यह भी याद रखिएगा कि ये ग्लोबल साउथ की समस्या का समाधान करने के लिए बनाया गया था। अब देखिए, अगर ग्लोबल साउथ को आप अगर मानचित्र के आधार पर देखें तो ग्लोबल साउथ का मतलब होता है कि दक्षिणी गोलार्ध के देश। दक्षिणी गोलार्ध में जो देश हैं उन देशों को हम ग्लोबल साउथ के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर हम ग्लोब के आधार पर देख रहे हैं तभी हम इसको कह रहे हैं, लेकिन अगर इकोनॉमिक आधार पर देखें तो यहां पर ग्लोबल साउथ में ऑस्ट्रेलिया जैसे न्यूजीलैंड जैसे हम लोगों को देश देखने को मिलते हैं, जो क्या है दोस्तों? विकसित देश हैं। तो फिर ग्लोबल साउथ की परिभाषा क्या गठित की गई कि ग्लोबल साउथ का मतलब हो गया दक्षिणी गोलार्ध के, साउथ हेमिस्फीयर के जो अल्प विकसित हैं और जो विकासशील देश हैं, है ना, जो अल्प विकसित और विकासशील देशों के समूह को हमने क्या बोल दिया? ग्लोबल साउथ। अब इसमें दक्षिण अमेरिका के भी देश शामिल हैं, इसमें अफ्रीका के भी देश शामिल हैं दोस्तों, और इसमें एशिया के भी देश शामिल हैं। इन सब देशों को जो अल्प विकसित हैं, विकासशील हैं, समस्या में हैं, इनके पूरे ग्रुप को आपने ग्लोबल साउथ बोल दिया। और इन ग्लोबल साउथ कंट्रीज की जो उस समय की समस्या थी उसके समाधान के लिए G20 जैसा संगठन सितंबर 1999 को बन गया। ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि G20 का स्थापना कब हुई थी? तो सितंबर 1999 के समय हुई थी। किसका परिणाम है? तो एशियाई जो वित्तीय संकट था दोस्तों उसका परिणाम निकला। और एशियाई वित्तीय संकट का प्रारंभ कहां से हुआ था? तो थाईलैंड से हुआ था। ठीक है। मुद्रा का अवमूल्यन भी मैंने आपको बताया। प्रारंभ में कितने देश सदस्य थे इसके? तो 20 सदस्य थे, इसलिए G20 इसका नाम पड़ा। और जैसे ये बन गया तो इसके लिए बोला गया कि ये वैश्विक अर्थव्यवस्था के एक मंच के रूप में कार्य करेगा और मुद्दे तय करेगा, एजेंडे तय करेगा। अब यहां पर देखिए कि जब समस्या दक्षिण पूर्वी एशिया की या ग्लोबल साउथ की थी, समस्या जब ग्लोबल साउथ की थी तो फिर यहां पर वैश्विक अर्थव्यवस्था क्यों कहा गया? इसमें क्या कहा गया कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के एक मंच के तौर पर काम करेगा, है ना, और मुद्दे तय करेगा। जबकि समस्या कहां थी? ग्लोबल साउथ की समस्या थी। तो यहां पर समझिएगा कि जैसे हम बोले कि थाईलैंड ने अपनी मुद्रा का क्या किया? अवमूल्यन किया। और अगर थाईलैंड ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया, समस्याएं यहां मौजूद थी, तो ये भी तो सोचिए कि पूरी दुनिया जो है वो एकीकृत ही तो दिखाई पड़ रही है। आर्थिक तौर पर देखें तो आयात निर्यात की दृष्टि से, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से एकीकृत दिखाई पड़ती है। तो जो असर थाईलैंड पे हो रहा था उसका प्रभाव दक्षिण एशिया तक ही सीमित नहीं रहा या दक्षिण पूर्वी एशिया तक सीमित नहीं रहा। इसका प्रभाव अफ्रीका में, इसका प्रभाव यूरोप में, इसका प्रभाव अमेरिका तक, पश्चिमी देशों तक इसका प्रभाव पहुंचा। तो जब पूरे देश नहीं पूरे विश्व की इकोनॉमी को यह प्रभावित करने वाली स्थिति थी, तो ऐसे में G20 में यही लक्ष्य सेट किया गया कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के एक मंच के रूप में कार्य करेगा और वैश्विक स्तर पर एजेंडे तय करेगा। तो फाइनली फिर निकलता है कि क्या है G20? तो G20 जो है दोस्तों वो एक तरफ विकसित देश, जिसमें हम खासकर बोल सकते हैं कि G7 कंट्रीज, सभी के सभी G7 कंट्रीज जो है वो G20 में शामिल हैं। विकसित देश प्लस विकासशील देश,
इन देशों का एक साझी रणनीति पर आधारित एक संगठन है, जिसमें विकसित देश भी शामिल हैं, जिसमें विकासशील देश भी शामिल हैं, और ये सब मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक मंच का काम करते हैं और रणनीतिक मुद्दे तय करने का काम करते हैं, एजेंडा तय करते हैं। क्लियर? अब यहां पर देखिए कि यहां पर सदस्य में हमने देखा कि 19 देश प्लस ईयू, और वर्तमान में 2023 को मिला ले एयू, अफ्रीकन यूनियन। तो वर्तमान में भले 21 है, लेकिन जब स्थापना हुए थे तब 20 थे, अभी 21 हैं। तो कौन कौन सदस्य होगा, तो उनका नाम देख लीजिए। नाम पूछेगा, कनाडा, जर्मनी, जापान, यूके, यूएसए, इटली, फ्रांस। अब आप इन देशों का नाम देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये वो देश हैं जो G7 में भी थे। तो सभी के सभी G7 कंट्रीज G20 का मेंबर बनी है। इसके अलावा दोस्तों अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, भारत, इंडोनेशिया, कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की, ये उस समय के सदस्य रहे। अब अगर हम वर्तमान में बात करें तो अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर लिया है, और प्लस इसमें आप ईयू को भी जोड़ दीजिएगा, यूरोपियन यूनियन को। तो वर्तमान के हिसाब से 21 हो जाएंगे, और उस समय अफ्रीकन यूनियन नहीं था, तो 20 सदस्य थे। तो एग्जाम में यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा, एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है। ये सब याद कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। कौन सा नहीं वो बता देंगे। फिर आपसे पूछेगा कि G20 के संस्थापक सदस्यों में कौन शामिल था, तो भी आप लोगों को याद करना पड़ेगा। फिर एक क्वेश्चन पूछेगा कि G20 का कौन सा देश G7 का भी सदस्य है, तो G7 के सदस्यों का भी यहां पर नाम लिखा हुआ है, दोनों मैंने बता दिया। तो आप लोगों के किसी भी स्तर पर वो घुमा फिराकर क्वेश्चन पूछेगा, तो मुझे लगता है कि अगर आपने इस चीज को ध्यान से सुन लिया, लिख लिया और इसका रिवीजन कर लिया, यहां तक कि मैं बोलता हूं रट डाला ना, तो एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आ जाना है, कहीं से नहीं आएगा। बराबर? चलिए, तो ये तो बात हो गई G20 की स्थापना और उसके सदस्य देशों की। जब हम दोस्तों आगे बात करते तो हमें देखना पड़ेगा कि G20 जो है, G20 की जो व्यवस्था है, इस G20 की व्यवस्था में हम लोगों को क्या और नई चीजें देखने को मिल रही हैं। तो यहां पर देखिए कि G20 के जो सदस्य थे, कितने सदस्य थे प्रारंभ में? 20 सदस्य थे, अब 21 हो गए हैं। तो इन सभी सदस्यों को अलग अलग 5 ग्रुप में बांटा गया था। कितने ग्रुप में बांटा गया था? 5 ग्रुप में, और हर ग्रुप में 4 सदस्यों को रखा गया था। अब अगर हम 5 ग्रुप की बात करें तो भारत कौन से ग्रुप में था? तो भारत दूसरे नंबर के ग्रुप का हिस्सा था। भारत जिस दूसरे नंबर के ग्रुप का हिस्सा था, उस ग्रुप में भारत के साथ रूस, साउथ अफ्रीका और तुर्की जो थे उनको रखा गया था। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है कि G20 में भारत किस ग्रुप का सदस्य है, तो दूसरे ग्रुप में आता है। और भारत के ग्रुप में कौन कौन से देश आते हैं? तो रूस, साउथ अफ्रीका और तुर्की भी भारत के साथ आते हैं। बराबर हो गया। अब हम 2023 के जो बैठक हुई है, उस बैठक का एक करंट डेटा भी यहां जोड़ लेते हैं। क्या जोड़ लेते हैं कि देखिए G20 जो अब G20 से G21 हो चुका है, इसकी जब भी बैठक होगी तो इसकी बैठक में जो स्थायी सदस्य हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे भी देश होते हैं जिनको अतिथि सदस्य के तौर पर बुलाया जाता है। तो 2023 के सम्मेलन में अतिथि देश जो थे सदस्य, उनमें बांग्लादेश, इजिप्ट मतलब मिस्र, मॉरिशस, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, नाइजीरिया और नीदरलैंड को बुलाया गया था। तो ये सभी के सभी हम बोल सकते हैं कि अतिथि देश थे G20 के सम्मेलन में। ये सदस्य नहीं है G20 के, लेकिन अतिथि सदस्य के तौर पर इनको बुलाया गया था। इसमें अगर हम स्पेन की बात करते हैं तो स्पेन को एक अलग टैग मिला हुआ है। स्पेन जो है वो G20 का स्थायी अतिथि देश है। स्पेन G20 का सदस्य नहीं है, लेकिन स्थायी अतिथि देश है। मतलब G20 की बैठक कभी भी कहीं भी होगी तो उसमें स्पेन तो आएगा ही आएगा एक अतिथि के तौर पर, बाकी देश दूसरे बदल सकते हैं। बराबर है। तो ये अतिथि देशों की बात की तो यहां से भी एग्जाम में आ सकता है कि G20 की बैठक 2023 की जो रही उसमें कौन से देश को अतिथि के तौर पर बुलाया गया था या नहीं बुलाया गया था। तो ये सभी के सभी नाम याद होना चाहिए। इसके बाद हम बात करें दोस्तों G20 के सचिवालय का या हेडक्वार्टर की, तो वैसे तो जनरली हम लोगों को देखने को मिलता है कि मैक्सिको में ऐसी कोई व्यवस्था है, लेकिन हकीकत यहां पर यह भी ध्यान रखिएगा कि ऐसा कोई स्थायी सचिवालय G20 का नहीं बनाया गया है। ठीक है। दूसरी बात, इसके अध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो इसका जो अध्यक्ष होता है इसको ट्रोइका से चुना जाता है। इसमें ट्रोइका की इंपॉर्टेंट भूमिका होती है अध्यक्ष की व्यवस्था में। देखिए क्या होता है ट्रोइका में, क्या शामिल है, तो ट्रोइका में पिछला,
वर्तमान और अगला सदस्य शामिल होता है। इसको कुछ इस प्रकार से आप समझ लीजिए, है ना, ये समझ लेते हैं, ये व्यवस्था आपको देखने को मिली। अब यहां पर हम बोल सकते हैं कि ये जो है ये पिछला था, ये बोल सकते हैं कि ये अगला होगा नेक्स्ट, और ये बोल सकते हैं कि वर्तमान। अब हम इसको एग्जांपल ले लेते हैं नवीनतम, कि वर्तमान का मतलब समझ लेते हैं कि अभी फिलहाल में हम देखें 2023 की बैठक के हिसाब से, अभी तो G20 का अध्यक्ष बदल गया, ब्राजील है, लेकिन जो हम भारत के सम्मेलन की बात करें तो कि वर्तमान का मतलब मैं 2023 का यहां पर आंकड़ा ले लेता हूं। 2023 में जो अध्यक्ष रहा दोस्तों वो कौन रहा? अध्यक्ष भारत रहा, ठीक है। अच्छा, 2023 में भारत अध्यक्ष था, तो 2022 में, 23 के पहले 2022, तो 2022 में अध्यक्ष कौन था दोस्तों? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है, ये पिछला हो गया, ठीक। अब अगले की बात करें तो भारत के बाद कौन बनेगा इसमें? तो ब्राजील, ब्राजील को अध्यक्षता सौंपी गई है, वर्तमान में ब्राजील बन चुका है। तो ऐसे में इन तीनों को मिलाकर ट्रोइका बनता था, ठीक है, ट्रोइका इस प्रकार से बनता था। अब जब इंडोनेशिया में सम्मेलन हुआ होगा तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो थे, जिनका नाम क्या था? जोको विडोडो। ये जोको विडोडो ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अध्यक्षता ट्रांसफर की थी। और जैसे ही अभी G20 का लास्ट डे था तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दी सिल्वा को, याद रख लीजिएगा इसका नाम शॉर्ट में लूला दी सिल्वा, इनको अध्यक्षता ट्रांसफर कर दी। तो 2023 के हिसाब से जो है वो अध्यक्ष कौन बन चुका है? ब्राजील। पहले कौन था? भारत 2023, और उसके पहले कौन था? इंडोनेशिया। अब अगली बार ब्राजील के बाद जब अध्यक्ष की बात करेंगे और ब्राजील में जब सम्मेलन होगा तो भारत, ब्राजील और जो नेक्स्ट अध्यक्ष बनने वाला होगा उसको मिलाकर क्या बन जाएगा? ट्रोइका बन जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर अध्यक्ष की व्यवस्था चलती है। मतलब यह है कि समिट जो होता है उसके दौरान ही अगले अध्यक्ष को अंतिम दिन पर जो पावर है वो हस्तांतरित कर दी जाती है। तो एग्जाम में पूछेगा कि ट्रोइका क्या होता है, तो ट्रोइका का संबंध किससे है दोस्तों? अध्यक्ष की व्यवस्था से। किसकी? G20 के। अब यहां पर अगर आपसे पूछा जाता है कि G20 जो है उसका उद्देश्य क्या है, तो याद रखिएगा मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करना इसका प्रमुख उद्देश्य माना गया है। इसमें टारगेट जो किया गया है वो विकसित और अल्प विकसित और विकासशील देशों को किया गया है, जिसमें विकसित देशों का सहयोग, उनका कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि परामर्श प्राप्त होता है, जिसके आधार पर एजेंडा तय करके विकास को आगे बढ़ाया जाता है। तो ये तो G20 की इंपॉर्टेंट बातें हुई। अब हम देखें G20 देशों की स्थिति क्या है। मतलब अगर हम विश्व के तमाम देशों की बात कर लें, तमाम संगठनों की बात कर लें, तो G20 किस जगह पर स्थित है, G20 की पोजीशन क्या है वर्तमान में? तो G20 की पोजीशन ऐसी दिखाई पड़ती है कि इसमें विकासशील विकसित अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। दुनिया की लगभग 2/3 आबादी, मतलब हम बोल सकते हैं कि लगभग 66% से ज्यादा आबादी जो है उसका नेतृत्व करता है G20, क्योंकि इसमें दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भारत भी शामिल है और चाइना भी शामिल है। और इन दोनों को अगर मिला लें तो लगभग ये मानकर चलिए कि 35 से 40% दुनिया की जनसंख्या यहीं पर है। और पूरे G20 देशों को मिला लेते तो दुनिया की लगभग 2/3 आबादी का नेतृत्व करता है कौन? G20। इसके अलावा विश्व का जो व्यापार होता है उस विश्व के टोटल व्यापार में 75% से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट किसका होता है? G20 देशों का होता है। इसके बाद अगर हम विश्व की जीडीपी की बात कर लें तो 100% में से 85% विश्व की जीडीपी में G20 के देश शामिल होते हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर जो आर्थिक स्थिति है उसमें G20 एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ये ध्यान रखना आप लोगों को। इसके बाद दोस्तों हम बात करें तो G20 के शिखर सम्मेलन की बात आती है। G20 की स्थापना दोस्तों सितंबर 1999 में हुई। जब सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी तो प्रारंभ में शिखर सम्मेलन की कोई व्यवस्था नहीं थी। याद रखिएगा कि इसकी प्रथम बैठक हुई थी दिसंबर 1999 को जर्मनी की राजधानी बर्लिन में। लेकिन ये जो बैठक हुई थी ना दोस्तों, इसमें मंत्री स्तरीय लोग होते थे या फिर सरकार के जो अधिकारी स्तर के लोग होते थे, जिसमें हम बोल सकते हैं कि केंद्रीय बैंक के गवर्नर हो गए या विदेश मंत्री हो गए, वित्त मंत्री हो गए, ऐसे लोग इसमें शामिल होते थे। इसमें राष्ट्र का जो अध्यक्ष होता था उसकी बैठक का कोई प्रावधान नहीं था। ये जो राष्ट्र के प्रमुख के बैठकों का जो प्रावधान था दोस्तों वो 2008 से हुआ और 2008 से
जब विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो थे वो G20 समिट में एक साथ मिलने लगे तो उस व्यवस्था को शिखर सम्मेलन के नाम से कहा गया। और पहला शिखर सम्मेलन जो हुआ था दोस्तों, जिसमें विभिन्न G20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, मतलब जो देश के प्रमुख हेड हैं जो, वो यहां पर शामिल होने लगे एक सम्मेलन के दौरान, तो उसको शिखर सम्मेलन बोला गया। और 2008 में ये पहला सम्मेलन हुआ। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में पहला G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था 2008 में। क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ सकता है कि G20 का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां हुआ था? 2008 में वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में। ठीक है, अब समझने वाली बात यह है कि 1999 में तुमने संगठन बना लिया, लेकिन उसकी जो शिखर वार्ता है, शिखर सम्मेलन है, वो शिखर सम्मेलन आप कब कर रहे हो? 2008 से कर रहे हो। तो ये बीच में जो 8-9 साल का फर्क है वो क्यों आया? तो ये बोला गया कि देखिए कि पहले इस बात की आवश्यकता महसूस नहीं की गई, लेकिन 2008 जो था ना दोस्तों, वो बड़ा संकट का, या बोल सकते मंदी का साल था, मंदी का वर्ष था। और मंदी का वर्ष भी किस प्रकार का था उसको भी समझिए कि इतिहास में 1929 की मंदी जो थी ना, वो सबसे भयानक मंदी देखने को मिली थी, जिसकी वजह से पूरे विश्व की इकोनॉमी और बाकी सब व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई थी, चरमरा गई थी पूरी व्यवस्थाएं। और ऐसा ही कुछ मंदी का हाल 2008 में पूरे विश्व में दिखाई पड़ा था कि पूरे विश्व में मंदी का दौर रहा। लोगों को 1929 का वर्ष याद आ गया। अब जो 2008 की मंदी का समय था, उस मंदी के समय में सोचा कि भाई इससे कैसे निकले, इससे निकलने के लिए कुछ ना कुछ प्रावधान या कुछ ना कुछ व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, और उस व्यवस्था को करने के लिए आगे की राह देखने के लिए मिलना पड़ेगा। तो विभिन्न G20 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे, उन्होंने ये निश्चय निकाला कि अब एक काम करते हैं, हम सब बैठ के और कुछ ना कुछ निर्णय निकालते हैं। तब से जो विभिन्न G20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष थे, उन्होंने शिखर सम्मेलन करना प्रारंभ कर दिया, और 2008 से इसका प्रारंभ हुआ। 2023 में जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये G20 का 18वां शिखर सम्मेलन था। ठीक है, अब जब 2008 में ये G20 का शिखर सम्मेलन हुआ तो इसके क्या मुद्दे सेट किए गए थे दोस्तों? तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखेंगे कि 2008 का जो मंदी का प्रॉब्लम थी, उसको लेकर तात्कालिक समस्याओं का समाधान खोजना शुरू किया गया। लेकिन उसके बाद G20 के देशों ने कुछ मुद्दों को एक सेटलमेंट सा कर लिया, एक मत हो गए कुछ मुद्दों पर। क्या बोला कि G20 जो होगा वो किन मुद्दों पर लगातार काम करेगा? तो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए काम करेगा, आतंकवाद के समाधान के लिए काम करेगा, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की जो संभावनाएं उनके लिए काम करेगा, वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए काम करेगा। और इन सभी मुद्दों पर शिखर सम्मेलन के दौरान जो नेता होते हैं वो बात करते ही हैं, और बात के दौरान तत्काल समय में जो नवीनतम समस्या होती है उस पर भी डिस्कशन किया जाता है, और ये कोशिश की जाती है कि इन मुद्दों पर एक राय बना ली जाए और एक एजेंडा तय करके उस पर काम कर लिया जाए। जैसे मैं अगर 2023 के शिखर सम्मेलन की बात कर लूं, तो 2023 के शिखर सम्मेलन में इन सभी बातों पर तो बात की गई थी, लेकिन इस समय तात्कालिक समस्या क्या देखने को मिली? तात्कालिक समस्या देखने को मिली थी कि यहां पर यूक्रेन और रूस का वॉर देखने को मिल रहा है। तो ये इसको इन्होंने क्या किया था? केंद्रीकृत मुद्दा बना लिया था। इसको लेकर व्हाइट हाउस बोले तो अमेरिका के राष्ट्रपति का जो निवास है, व्हाइट हाउस बोले तो अमेरिका के राष्ट्रपति का घर। अब अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से एक बयान आया था कि G20 में 2023 में भाग लेने के लिए हम भारत आ तो रहे हैं, लेकिन हम आशा करते हैं कि 2023 के इस G20 सम्मेलन में यहां पर भारत की तरफ से ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि वहां रूस और यूक्रेन के संकट को लेकर कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलेगा। बराबर। तो अभी जो वर्तमान समस्या थी उसको लेकर कहीं ना कहीं सेंट्रल एक विषय बनाया गया था। बाकी ये सब मुद्दे ऐसे होते हैं जो हर बार इन पर काम किया जाता है। तो यहां पर हमने G20 शिखर सम्मेलन की बात की कि जो पहली बार कहां हुआ था 2008 में, और लेटेस्ट कहां हुआ था? भारत, नई दिल्ली 2023 में। अब हम दोस्तों यहां बात करते हैं कि G20 की कार्यप्रणाली क्या है, मतलब G20 में एजेंडा कैसे तय होता है। क्या सीधे सीधे शिखर सम्मेलन हो जाता है कि उसके पहले कुछ व्यवस्था होती है? अध्यक्ष पद की क्या व्यवस्था होती है? इन सब चीजों पर डिटेल में डिस्कशन कर लें इसकी कार्यप्रणाली के अंतर्गत। जब हम G20 की कार्यप्रणाली देखते हैं तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि कोई भी देश अगर अध्यक्ष बनता है तो उसकी अध्यक्षता जो होती है वो 1 साल तक की होती है, 1 साल तक की अध्यक्षता होती है। अब पूरे 1 वर्ष तक वो अध्यक्ष रहता है, तो अध्यक्षता खत्म किसके माध्यम से होगी? ट्रांसफर कब होगी? जब शिखर सम्मेलन होगा। जब शिखर सम्मेलन होता है तो शिखर सम्मेलन के अंतिम दिन जो देश उस समय अध्यक्ष थे वो अगले देश को अध्यक्षता ट्रांसफर कर देता है। जैसे इस बार मोदी जी ने किया। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी भारत प्रधानमंत्री रहे। अब मोदी जी ने क्या किया कि लास्ट डे था बैठक का, अब लास्ट डे था ना बैठक का, तो इन्होंने क्या किया कि ब्राजील के प्रेसिडेंट भी आए थे,
अब ये ब्राजील के प्रेसिडेंट जो थे लूला दी सिल्वा जी, इनको मोदी जी ने क्या कर दिया, अध्यक्षता ट्रांसफर कर दी। उसके बाद शिखर सम्मेलन खत्म हो गया, अगले अध्यक्ष को दे दिया गया। तो कार्यकाल कब तक होता है, अध्यक्ष कब तक रहेगा, तो ये माना जाता है कि 1 दिसंबर से शुरू होगा और अगले साल 30 नवंबर तक अध्यक्ष के पद पर रहता है। तो ये पूरा 1 वर्ष का कार्यकाल रहता है एक अध्यक्ष के पास। तो ऐसे में लगभग पूरा 1 साल तैयारी होती है, उसके बाद शिखर वार्ता आयोजित की जाती है जिसमें सभी राष्ट्राध्यक्ष शामिल होते हैं, जो इस बार भी हुआ था। अगर हम बात करें तो शिखर वार्ता की जो तैयारी होती है वो 1 साल पहले से हो जाती है, 1 साल पहले से हो जाती है। अगर हम भारत का ही यहाँ पर एग्जाम्पल ले लें तो भारत में 2022 के दिसंबर महीने से ही इसको लेकर कामकाज शुरू हो गया था, माहौल बनाना शुरू हो गया था और लगभग पूरे 1 साल तक भारत के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में G20 की लगभग 200 बैठकें आयोजित की गई दोस्तों। और 200 बैठकों के बाद एजेंडे तय हुए और एजेंडा तय होने के बाद अंततः 9-10 सितंबर 2023 को भारत के दिल्ली में यह सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसमें एजेंडे जो तय किए गए थे उन पर बातचीत की गई थी। बराबर। अब ये जो पूरा 1 साल तक कामकाज चलता है जिसमें विभिन्न एजेंडों को तय किया जाता है, मुद्दों को तय किया जाता है, वहां पर याद रखिएगा कि यहाँ पर 2 समांतर ट्रैक दिखाई पड़ते हैं जो ये मुद्दों पर काम करते हैं। ये जो 2 ट्रैक होते हैं उसमें एक वित्त ट्रैक होता है और एक शेरपा ट्रैक होता है। जो वित्त ट्रैक होता है इसमें केंद्रीय स्तर के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के जो प्रमुख गवर्नर होते हैं वो लोग शामिल होकर जो आर्थिक व्यवस्था होती है उसको लेकर ये कहीं ना कहीं चीजों को निर्धारित करते हैं। और दूसरी बात होता है कि जो शेरपा ट्रैक होता है, शेरपा ट्रैक में शेरपा को महत्वपूर्ण काम दिया जाता है। अब ये शेरपा कौन होता है दोस्तों, तो शेरपा होता है राष्ट्र अध्यक्ष जो है किसी भी देश का, उसके द्वारा नियुक्त किया गया प्रतिनिधि। और हर देश के अलग अलग शेरपा होते हैं। मान लीजिए कि G20 में इस बार हम बात करें कि G20 थे प्लस एक अफ्रीकन यूनियन था, तो ऐसे में इन सभी के क्या रहे, अलग अलग शेरपा आए थे। उन शेरपाओं ने उनका जो एजेंडा है वो तय करके वहां पर रखा था। तो शेरपाओं की एजेंडा तय करने में इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। यहां पर याद रखिएगा कि 2023 की बैठक में भारत के शेरपा किसको बनाया गया था, अमिताभ जी को बनाया गया था। या अमिताभ कांत जो है, अमिताभ कांत पूरा नाम याद रख लीजिएगा। अमिताभ कांत जो थे इनको शेरपा बनाया गया था, जो कि पहले नीति आयोग के सीईओ भी थे दोस्तों। अब यहां पर एक और चीज याद रखिएगा कि जो एजेंडा होता है उस पर अंतिम मुहर किसकी लगाई जाती है, शेरपा के द्वारा लगाई जाती है। ठीक है, तो शेरपा जो होते हैं उनके अंतिम मुहर होती है। यहाँ पर नाम जरूर एडिट कर लीजिएगा, बोल सकते हैं अमिताभ कांत नाम है, नाम गलत छप गया है ना। यहां पर बोल सकते अमिताभ कांत, ये नाम पूरा मिलता है दोस्तों, ठीक है ना, अमिताभ कांत। ठीक, ये सीईओ थे पहले किसके, ये नीति आयोग के सीईओ के तौर पर इन्होंने काम किया है, ये ध्यान रखिएगा। और इनको भारत की सरकार, मतलब हम बात करें कि हमारे देश के शेरपा के तौर पर रिप्रेजेंट किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन के तौर पर एग्जाम में देख सकते हैं, आश्चर्य नहीं होगा अगर ये एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या रही, G20 की कार्यप्रणाली रही जो लगभग 1 साल से चलती है और अंत में जो शिखर वार्ता होता है उसके एजेंडे तय होकर एजेंडे के बाद उस पर डिस्कशन किया जाता है। मतलब एजेंडे तय करने के लिए इतनी बड़ी कार्यक्रम पहले से चलता है। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ G20 की कार्यप्रणाली। अब हम बात करते हैं कि भारत की G20 अध्यक्षता। जब हम दोस्तों भारत की G20 अध्यक्षता की बात करते हैं तो भारत की अध्यक्षता में 18वां शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। भारत को अध्यक्षता किसने सौंपी थी, तो 2022 में इंडोनेशिया जो है दोस्तों ये अध्यक्ष था। और इसके जो राष्ट्रपति थे जोको विडोडो जो इसके राष्ट्रपति थे दोस्तों, इन्होंने समापन के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अध्यक्षता ट्रांसफर कर दी थी। और भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक इसका अध्यक्ष रहा। और जब G20 की बैठक हुई थी हमारे यहां पर, तो कब हुई थी दोस्तों, 9-10 सितंबर 2023 को। तो 10 सितंबर जो था वो इसका अंतिम समय था, अंतिम दिन था। तो 10 सितंबर को क्या किया मोदी जी ने, यहां पर ध्यान रखिएगा, 10 सितंबर को मोदी जी ने क्या किया, ब्राजील को अध्यक्षता सौंप दी थी। ब्राजील को अध्यक्षता सौंपी है। ठीक है, किसने सौंपी है, मोदी जी ने। और मोदी जी को किसने सौंपी थी, तो जोको विडोडो ने, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने।
ठीक है। अब यहां पर ब्राजील के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, प्रेसिडेंट कौन है, तो यहां याद रख लीजिएगा लूला दी सिल्वा, इनका नाम आप ध्यान रख सकते हैं। इनको ये अध्यक्षता सौंप दी। तो वर्तमान में हम देखें कि 30 नवंबर तक भारत अध्यक्ष रहा और 1 दिसंबर 2023 से अध्यक्ष के पद पर कौन है, तो ब्राजील है। तो एग्जाम में अगर 2024 में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में G20 के अध्यक्ष कौन है, तो आप क्या बताएंगे, लूला दी सिल्वा, ब्राजील के राष्ट्रपति, मतलब ब्राजील के पास अध्यक्षता है। ठीक है, याद रहेगा। तो भारत का G20 के तौर पर कार्यकाल भी इसमें दिया गया है। अब यहां पर सम्मेलन का स्थान क्या था, तो सम्मेलन का जो स्थान था वो दोस्तों नई दिल्ली, और दिल्ली में कहा, भारत मंडपम में ये आयोजित किया गया था। एक सांस्कृतिक पूरी थीम रखी गई थी। अंत में हम लोग भारत के सांस्कृतिक दृष्टि को भी बात करेंगे जो यहां पर दिखाई गई थी। लेकिन यहां पर थीम क्या थी, वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात संपूर्ण विश्व एक परिवार है। और इसमें मोटो दिया गया था, वन अर्थ एक पृथ्वी, वन फैमिली एक परिवार, वन फ्यूचर एक भविष्य। तो एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, इस थीम के साथ 2023 का G20 सम्मेलन भारत में संपन्न हुआ। अब ये सम्मेलन भारत में संपन्न हुआ तो केवल इस बात से कि भारत में संपन्न हुआ हम इसको वरीयता दे दें, ऐसा नहीं है। हालांकि क्वेश्चन तो यहीं से बन जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये पहला मौका था कि भारत को G20 की अध्यक्षता मिली, और ये पहला मौका था कि भारत में G20 का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। दोनों ही पहले मौके थे, और पहला मौका था जब मोदी जी जो है वो अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं। ये पहला मौका था कि भारत में इतना बड़ा सम्मेलन हुआ और उसकी सफलता भी उससे कई गुना ज्यादा बड़ी रही है। क्लियर, ये वो समय था जब सब लोग ये सोच रहे थे, हमारा देश का विपक्ष भी शायद ये सोच रहा था, पाकिस्तान जैसे विरोधी देश भी शायद ये सोच रहे थे कि G20 सम्मेलन में वो निर्णय नहीं हो पाएंगे जिसको लेकर बाकी के देश सोच रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से इसके निर्णय आए, उन्होंने इसकी सफलता पर 4 चांद लगा दिए, एक मुहर लगा दी कि विश्व स्थिति में, विश्व की राजनीति में, विश्व की अर्थव्यवस्था में अगर कोई गुरु के तौर पर देखा जाएगा या है तो वो भारत ही होगा, क्योंकि आज पूरी दुनिया का जो केंद्र है वो भारत की तरफ ही दिखाई पड़ रहा है। लेकिन हम इसको सबूत के साथ देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट निर्णय हुए G20 2023 के अध्यक्षता में भारत की। तो पहला दोस्तों निर्णय जो हुआ कि G20 के नाम से ये जाना जाता था, अब ये G21 हो जाएगा। G21 क्यों हो जाएगा, कि पहले मैंने बताया है कि 19 देश प्लस एक यूरोपियन यूनियन प्लस अब क्या हो गया, अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन के जुड़ने के बाद ये अब G21 के नाम से जाना जाएगा, बराबर। अब यहां पर अफ्रीकन यूनियन क्या है दोस्तों, तो अफ्रीका का एक क्षेत्रीय समूह है, एक क्षेत्रीय समूह है जो उन्होंने अपने क्षेत्रीय विकास के लिए, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए बनाया था। इसमें कितने देश सदस्य हैं दोस्तों, तो लगभग 55 देश इसमें सदस्य हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और यहां पर जो भी देश इसके सदस्य हैं, या तो वो अल्प विकसित देश है या वो विकासशील देश है। तो जैसे ही इन अल्प विकसित और विकासशील देशों के 55 देशों के समूह अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता पर मुहर लगी, सभी देशों ने एक आवाज में इसका प्रपोजल पास किया, तो इसके बाद ही भारत विकासशील और अल्प विकसित देशों के नेता के तौर पर स्थापित हो गया। अब अगर विकासशील देश इस दुनिया के, अल्प विकसित देश इस दुनिया के, ये देखते हैं कि कौन सा ऐसा देश या कौन व्यक्ति है जो हमारा नाम, हमारा काम आगे बढ़ा सकता है, तो वो भारत देश दिखाई पड़ता है। क्यों, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन जो है वो ऐसा नहीं है कि अभी G20 में सदस्यता के लिए जारी करता है। अफ्रीकन यूनियन पहले भी कोशिश करता रहा है कि उसे G20 की सदस्यता मिल जाए, लेकिन बाकी जहां जहां पर इसके समिट हुए थे, शिखर वार्ता, वहां पर यह निर्णय नहीं लिया जा सका कि अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर लिया जाए। लेकिन जैसे ही हमारे देश में G20 का सम्मेलन होता है, शिखर वार्ता होती है, तो भारत जो है वो विकसित और विकासशील, अल्प विकसित और विकासशील देशों के नेता के तौर पर उभरता है, और उनको लीड करते हुए अफ्रीकन यूनियन जैसे एक संगठन को इसमें स्थायी सदस्यता दिलवा देता है। तो सबसे बड़ी बात यहां देखें, G20 से G21 हुआ। लेकिन यहां पर यह भी देखिए कि ऐसा करते से ही चीन के सामने एक चुनौती आ गई। अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने के मुद्दे पर चीन नेगेटिव वोटिंग नहीं कर पाया, लेकिन चीन ने अपने दिल पर पत्थर रख के यह काम किया होगा।
मन को समझाकर ये काम किया होगा। क्यों? क्योंकि G20 में अफ्रीकन यूनियन का शामिल होना चीन के लिए भारत की तरफ से एक बहुत बड़ी चुनौती रही। और चुनौती क्यों रही है? तो ध्यान रखिएगा कि अफ्रीकन यूनियन के जो 55 देश है ना, वो विभिन्न प्रकार के इंपॉर्टेंट खनिज पदार्थों के सोर्स हैं। तो यहां से चीन का ये मकसद था कि वो जैसे तैसे करके अफ्रीकन यूनियन के जो पिछड़े, अल्पविकसित और विकासशील देश हैं, इसमें अपनी नीतियों को लागू कर देगा और यहां से इनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके अपने फायदे में यूज कर लेगा। लेकिन जब भारत ऐसे देशों की आवाज के तौर पर सामने आ रहा है, तो कैसे चीन वहां के संसाधनों का दोहन करके वहां के देशों का लाभ उठा पाएगा, उसको ये क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। क्योंकि वो लोग, चीन जो है वो ये सोच रहा था कि ये हमारे साथ आएगा, लेकिन जिस हिसाब से भारत ने काम कर दिया, अफ्रीकन यूनियन के देश भारत के एहसानमंद हो गए कि उन्हें G20 में शामिल किया गया भारत के द्वारा, तो वो निश्चित तौर पर भारत का साथ देंगे। और चाइना की जो राजनीति वो यहां पर पीछे होगी, तो चाइना के लिए टेंशन हो गया इसकी वजह से। दूसरी बात हम यहां कह रहे हैं दोस्तों, तो अगला काम रहा भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच में आर्थिक गलियारा। ये तीन क्षेत्र हो गए, भारत, मध्य पूर्व और यूरोप, ये तीन क्षेत्र हो गए, इनके बीच में आर्थिक गलियारा बनाया गया। और ये भी चाइना को चुनौती देने के ही बराबर माना गया है। हम समझेंगे कि कैसे इसे चाइना को चुनौती मिलेगी। लेकिन एक तो क्वेश्चन तुमसे सीधा पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि भारत, मध्य पूर्व, यूरोप, भारत से यूरोप तक का एक आर्थिक गलियारा बन रहा है जो मध्य पूर्व के देशों से होकर गुजरेगा। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इसमें दोस्तों भारत, संयुक्त अरब अमीरात, यूरोपियन यूनियन के देश, फ्रांस, इटली, जर्मनी और यूएसए शामिल हैं। तो ये आप लोगों को नाम याद होना चाहिए। इसके तहत भारत से लेकर यूरोप तक का एक आर्थिक गलियारा बनेगा जो मध्य पूर्व से होकर जाएगा। व्यापार के दृष्टि से, एकीकरण की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट कदम होगा, जिसमें रेल और शिपिंग कॉरिडोर भी शामिल होंगे। रेल और शिपिंग कॉरिडोर से सुसज्जित ये पूरा गलियारा बनेगा दोस्तों। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है कि G7 के जो देश हैं, G7 के देशों ने PGII की एक परिकल्पना प्रस्तुत की थी। ये PGII की जो परिकल्पना G7 के देशों ने प्रस्तुत की थी, पहले वो पूरी नहीं हो पाई थी, लेकिन इनके अंदर से कहीं ना कहीं एक आकांक्षा थी, एक मनोकामना थी कि हम ये PGII को बनाएं जिससे कि उनको भी फायदा हो और दूसरे देशों के साथ उनको जुड़ने का मौका मिले और पूर्व विश्व की इकोनॉमी में एक एकजुटता, एक एकीकरण किया जा सके। ये PGII क्या था दोस्तों? पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। ग्लोबल लेवल पर मूलभूत ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए इन्वेस्टमेंट की एक पार्टनरशिप तैयार करनी थी। ये G7 का एक मनोकामना हम बोल सकते हैं जो पूरी नहीं हो पाई। भारत में जैसे ही 2023 में G20 का काम हुआ, तो भारत ने इसको लेकर पहले ही सोच रखा था और भारत ने एक प्रस्ताव रख दिया भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के आर्थिक गलियारे को बनने का, जिसको सभी का समर्थन मिला। और समर्थन मिलने से ये तीनों क्षेत्रों के मध्य एकीकरण का प्रयास हो जाएगा, जिसमें भारत को मध्य पूर्व से और यूरोप से सीधे आर्थिक गलियारे के रूप में जोड़ दिया जाएगा, जिसमें कनेक्टिविटी पर भी ध्यान दिया जाएगा और सतत विकास पे भी जोर दिया जाएगा। इस पूरे कनेक्टिविटी मार्ग पर दोस्तों बिजली केबल्स लगाई जाएंगी, हाइड्रोजन पाइपलाइंस लगाई जाएंगी, हाई स्पीड डेटा केबल लगाई जाएंगी ताकि कोई दिक्कत ना हो। और इन सब के माध्यम से व्यापार को, वाणिज्य को, आपसी सहयोग को और संबंध सुधार को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये एक अभूतपूर्व कदम देखा जा रहा है G20 के निर्णय में, जो भारत के अध्यक्षता में हुआ दोस्तों। और पूरा विश्व जो है वो इस निर्णय की सराहना कर रहा है, क्योंकि इससे भारत को भी फायदा है, मध्य पूर्व को भी है और यूरोप को भी फायदा है। तो ये एक अच्छा कॉरिडोर तैयार हो रहा है। लेकिन दिक्कत किसको हो गई? चीन को। चीन ने कुछ वर्षों पहले दोस्तों अपनी एक बेल्ट एंड रोड पहल शुरू की थी, जिसको वन बेल्ट रोड पहल के नाम से जान रहे थे। अब ये जो चीन का बेल्ट एंड रोड पहल थी, इसके माध्यम से चाइना जो था वो कोशिश कर रहा था कि उसके साम्राज्य को विस्तार कर लेगा। अब चाइना दोस्तों बहुत कुटिल विद्या पर चलने वाला है और चाइना ने कई सारे देशों का कल्याण कर दिया। बोलने का मतलब है कि उनका सर्वनाश कर दिया है। इसमें आप पाकिस्तान का नाम ले सकते हैं, इसमें आप श्रीलंका का नाम ले सकते हैं, इसमें अब नया शिकार उसका मालदीव हो रहा है, जो मालदीव के साथ टुटुर पुटुर चल रही है। तो ये सभी के सभी देश दोस्तों मूर्ख देशों के तौर पर जाने जाएंगे। चाइना की साम्राज्यवादी नीति को समझने ही नहीं है। जो देश उनके लिए सहायक सिद्ध हो सकता है, लाभकारी सिद्ध हो सकता है, उसके खिलाफ आंखें दिखाने की कोशिश करते हैं, उसकी ताकत को समझते नहीं है। G20 के बाद समझे जरूर होंगे, लेकिन चाइना की साम्राज्यवादी नीति में वो फंस जाते हैं। चाइना ने क्या किया
कि जो भी देश रहे उन देशों के माध्यम से वो रोड डेवलप कर रहा है, हाईवे टाइप बना रहा है, जिससे कि वो पूरे विश्व की एक रोड अपना डेवलप कर देगा और सभी लोगों का इकोनॉमिक एकीकरण कर लेगा, जिससे कि चाइना के जो प्रोडक्ट रहेंगे मैन्युफैक्चरिंग, वो प्रोडक्ट को वो दूसरे देशों में क्या करेगा, एक्सपोर्ट करते चला जाएगा, और दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करेगा तो उसका जो व्यापार रहेगा वो बढ़ जाएगा, और चाइना जो होगा वो पूरी वर्ल्ड में एकमात्र शक्ति बनने की तरफ चाह रहा है। अब इसके लिए इसने क्या किया कि जो देश रहे, जिन जिन देशों से उसको अपना कॉरिडोर गुजारना है, उन देश को इसने क्या किया दोस्तों, ऋण देना चालू कर दिया। उन देशों को ऋण देना चालू कर दिया, उनको अपने कर्ज के बोझ के तले दबा दिया। अब जब कर्ज के बोझ के तले वो देश दब जाते हैं तो अच्छा, ऋण के तौर पे निवेश आदि के माध्यम से चाइना की कंपनी, चाइना की सरकार का वहां पर निवेश हो जाता है, ऋण दे दिया जाता है। अब वो देश किसके ऋणी हो गए हैं, चाइना के ऋणी हो गए हैं। अब अगर वो चाइना के निर्णय को ना माने तो चाइना बोलेगा कि हम इसको खत्म कर देंगे, हम हमारी सहायता वापस ले लेंगे, हमने जो पैसा दिया वो हमको ब्याज समेत वापस दो। तो ऐसी दादागिरी करके उनको डराने का प्रयास करता है। यही श्रीलंका के साथ किया उसने, यही पाकिस्तान के साथ किया। तो आज इन दोनों देशों की मट्टी पलीत अगर हुई तो उसमें चाइना की पॉलिटिक्स रह गई। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि निवेश ऋण के माध्यम से चाइना जो होता है लगभग ऐसे देशों को अपने साम्राज्य के अंतर्गत ले लेता है, और ऐसे में उन्हें अपने देश से चाइना का जो रोड बेल्ट वाला कार्यक्रम उसको गुजारना पड़ता है। तो ऐसे चाइना ने क्या किया है कि सभी देशों के साथ व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की ताकि उसका व्यापार बढ़ जाए। लेकिन जहां पर जो भारत ने मध्य पूर्व और यूरोप तक के गलियारे कॉरिडोर बनाने की बात रखी है, उससे चाइना के इस बेल्ट एंड रोड पहल को झटका लग रहा है। क्यों? क्योंकि अब जो देश होंगे वो इस पर निर्भर नहीं रहेंगे और उन देशों के साथ ये बेल्ट प्रोग्राम कर नहीं पाएगा। तो चाइना की ये पॉलिसी जो है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से खतरे में आ रही है। अब चाइना की जो साम्राज्यवादी नीति उन पर रोक लगने वाली है, ये उसको पता चल चुका है। तो चाइना जो है दोस्तों, उसको सभी G20 के देश भी चाह रहे हैं। क्यों? अगर हम बात करें अमेरिका की, हम बात करें ब्रिटेन की, हम बात करें फ्रांस की, जो ऐसे देश है जो चाइना की इस ग्रोथ से उनको भी समस्या है। भाई अमेरिका क्यों चाहेगा कि चाइना उससे ज्यादा शक्तिशाली हो जाए? तो ये लोग भी चाह रहे हैं कि चाइना के खिलाफ ऐसी कोई व्यवस्था हो। तो जैसे ही इस आर्थिक गलियारे की पेशकश भारत ने की, वैसे ही तमाम देश तुरंत तैयार हो गए और इस पर तुरंत निर्णय हो गया। तो चाइना की जो साम्राज्यवादी नीति है, जो बेल्ट एंड रोड पहल है दोस्तों, उस पर कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा प्रहार किया है। इसके बाद हम देखें खाद्य सुरक्षा पर भी ध्यान दिया गया है। खाद्य सुरक्षा पर ध्यान क्या दिया गया, तो इसको समझिए कि हम पिछले 2-4 सालों से देखें तो हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि यूक्रेन और रशिया का संकट लगातार जारी रहा। अब यूक्रेन और रशिया का जो संकट जारी रहा, उस संकट के कारण दिक्कत क्या आई? दिक्कत ये आई कि यूक्रेन और रशिया के संकट के कारण जो विदेशी स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न और आदि चीजों का, उर्वरक का, खाद का, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, कीटनाशक आदि का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, वो प्रभावित हो गया। इन देशों से नहीं हो तो इन देशों के द्वारा दूसरे देशों तक मार्ग जाता था, तो इस वजह से आता था। तो जो सप्लाई चेन है अंतरराष्ट्रीय स्तर की, वो इस संघर्ष के कारण क्या हुई, संकट में आ गई, और इस संकट के कारण एक खाद्य सुरक्षा पर संकट भी दिखाई देने लगा। तो भारत की अध्यक्षता में जो दोस्तों काम किया गया, उस काम के तहत आप ये देख सकते हैं कि यूक्रेन रशिया संकट के कारण जो दिक्कत आ रही थी कि ये खाद्य सप्लाई चेन जो है वो गड़बड़ हो रही थी, उसको सही करने की बात भी यहां पर कर ली गई है। कोशिश की गई है कि अब किसी भी रूप में रशिया यूक्रेन के संकट के चलते खाद्य पदार्थ हो, फर्टिलाइजर हो, पेस्टिसाइड, कीटनाशक हो, इनके आने जाने पर, इनके आवागमन पर, परिवहन पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, जो कि खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट दोस्तों। और ये भी याद रखिएगा कि यूक्रेन जो है वो यूरोप में एकमात्र ऐसा देश है जो बड़े पैमाने पर खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करता है। तो यूक्रेन में जब ये सब युद्ध की व्यवस्था चल रही है तो वहां से खाद्यान्न का उत्पादन दोस्तों लगभग नगण्य हो गया, जिसकी वजह से वैश्विक स्तर पर जो खाने का निर्यात होता था वो भी कम हुआ है। तो इन सब चीजों के समाधान पर भारत के G20 अध्यक्षता के सम्मेलन के दौरान काम किया गया। इसके अलावा दोस्तों बुनियादी ढांचे पर हमला ना हो, इसकी भी बात की गई। यूक्रेन रशिया का जो संकट चल रहा है, उस संकट के दौरान एक दूसरे देशों के जो बुनियादी ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर, उसके ऊपर ये मिसाइल छोड़कर उसको नष्ट कर देते हैं। अब यहां पर G20 में ये बात की कि भाई देखो, तुम क्या कर रहे हो, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का कोशिश कर रहे हो। अब तुम एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का कोशिश कर रहे हो तो एक काम करो, तुम जो बेसिक स्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा है, जरूरी जो होता है दोस्तों, वो प्रासंगिक बुनियादी ढांचे पर आक्रमण मत करो। क्यों? क्योंकि जो प्रासंगिक बुनियादी ढांचा है उससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खाद्य पदार्थ और आदि चीजों का आवागमन होता है। जब आप उस बुनियादी ढांचे को तोड़ देंगे तो ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो आवागमन की पहल है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो वो निर्बाध रूप से चल सके इसके लिए आप किसी भी रूप में बुनियादी ढांचे पर हमला नहीं करेंगे,
ये याद रखिएगा, इस पर भी निर्णय किया गया। इसके बाद निर्णय किया गया दोस्तों जलवायु परिवर्तन पे। जलवायु परिवर्तन एक बेसिक मुद्दा है G20 को डिस्कशन करने का, ये हर बार आता है। G20 में जो भारत में बैठक हुई भारत की अध्यक्षता में, इसमें कहा गया कि कोयले से जो ऊर्जा होती है ताप विद्युत, उसको क्रमिक तौर पर घटाया जाएगा। इसके बाद बोला गया कि स्वच्छ ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ाया जाएगा। स्वच्छ ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ाकर बोल सकते हैं कि ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ना होगा और उसकी क्षमता पर क्या क्या किया जा सकता है उसके संबंध में बात की गई। इसके अलावा कार्बन उत्सर्जन में कमी को लेकर यहाँ पर बाध्यता को दर्शाया गया। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात जो की गई दोस्तों, वो भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जनरली क्या होता है कि जब हम विकसित और विकासशील देशों की होड़ में जाते हैं तो विकसित देश कहते हैं कि विकासशील देश जो है वो प्रदूषण का प्रमुख कारक है, क्योंकि ये अपने विकास को बढ़ावा दे रहे हैं, कारखाने बना रहे हैं और कारखानों से कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। विकासशील देश कहते हैं कि ये विकसित देश जो है इन्होंने अपने यहाँ पर डेवलपमेंट पूरा कर लिया तो बड़े पैमाने पर कारखाने लगा लगा के वायु को प्रदूषित कर दिया, और जब हम विकास की ओर बढ़ना चाहते हैं तो इनको दिक्कत हो रही है कि हम भी विकसित हो जाएंगे तो इनके जो सामान रहेंगे उनको क्या पूछ पर रखोगे। तो ये हमें विकसित नहीं होने देना चाहते, इसलिए ये कह रहे हैं कि विकासशील देश प्रदूषण का प्रमुख कारण है। बल्कि वास्तविकता तो यह है कि विकसित देशों ने अपने आप को विकसित करने के चक्कर में पर्यावरण का बहुत ज्यादा प्रदूषण किया है। तो ऐसे में जो कार्बन उत्सर्जन की कटौती है वो बाध्य रूप से विकसित देशों पर पड़नी चाहिए। तो ये विकसित और विकासशील देशों की कार्बन उत्सर्जन की दोस्तों लड़ाई चलती रहेगी, तो सोचिए कार्बन उत्सर्जन तो होता ही रहेगा और जलवायु जो होगी वो संकट में पड़ती रहेगी। तो यहाँ पर एक समाधान निकाला गया। समाधान ये निकाला गया कि कार्बन उत्सर्जन में कमी विकासशील देश भी करेंगे। अब विकासशील देश अगर कार्बन उत्सर्जन में कमी करेंगे तो इसके लिए एक पैकेज जो होगा विकसित देशों के द्वारा दिया जाना चाहिए। वो पैकेज क्या दिया जाना चाहिए कि वो पैकेज के माध्यम से जो विकासशील देश रहेंगे वो अपने यहाँ पर उन तकनीकों को बढ़ावा देंगे जो बिना पर्यावरण प्रदूषण के चलते उनके विकास में सहायक हो सके। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं विकसित देशों पर इसकी जिम्मेदारी डाली गई है, इसके अंतर्गत ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी पहल भारत की दिखी है दोस्तों वो देखने को मिली जैव ईंधन संगठन। ये जैव ईंधन संगठन की जब बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर वैश्विक स्तर पर जैव ईंधन संगठन का निर्माण भी किया, जिसको हम बोल सकते हैं ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो बनाया गया दोस्तों, इसमें 9 सदस्य देश रहे हैं, जिसमें भारत, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, इटली, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका और यूएई को शामिल किया गया है। ये वो देश हैं जहां पर आज जैव ईंधन बड़े मात्रा में प्रयोग होता है, इसका उत्पादन होता है। इसके माध्यम से ये कोशिश की जा रही है कि जो जैव ईंधन है उसके उत्पादन को बढ़ाया जाए, उस पर निर्भरता को बढ़ाया जाए, जिससे कि ईंधन का एक ऑप्शन तैयार हो और पर्यावरण प्रदूषण जो है उसकी स्थिति ना हो और जलवायु परिवर्तन की समस्या को कहीं ना कहीं रोका जा सके। तो ऐसे में ये जैव ईंधन संगठन का निर्माण भी भारत की तरफ से G20 की अध्यक्षता का एक बहुत बड़े पहल के तौर पर देखा जा रहा है। अगला हम देखें दोस्तों तो यूक्रेन रूस संघर्ष का निदान पर सहमति, ये सबसे बड़ा मुद्दा हमें देखने को मिला था। इस संगठन के पहले भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की तरफ से हो या विभिन्न जगहों से बयान किए गए कि G20 जो भारत में हो रहा है इसके अंतर्गत यूक्रेन और रशिया को लेकर जो युद्ध है उसको लेकर क्या समाधान निकलेगा, और सब लोग इस बात पर ही थे कि इस दौरान कोई समाधान नहीं निकलेगा और भारत की किरकिरी हो जाएगी और ये पूरा फेल हो जाएगा और यहाँ पर कोई एक संयुक्त तौर पर एक कोई विज्ञप्ति या डिक्लेरेशन जारी नहीं हो पाएगा। लेकिन सभी आलोचकों का मुंह बंद हो जाता है, भले वो हमारे देश में सरकार के आलोचक हों या वैश्विक स्तर पर हमारे देश के आलोचक हों, और जो ये सोच रहे थे कि G20 विफल हो जाएगा, क्योंकि G20 की सफलता और असफलता निर्भर कर रही थी कि यहाँ पर क्या एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन होगा कि नहीं होगा। और यहां ज्वाइंट डिक्लेरेशन हुआ, उसके बाद G20 की सफलता पर अंतिम मुहर लग गई। जहां दुनिया सोच रही थी कि यूक्रेन रशिया के संकट को लेकर क्या होगा, तो यहां पर भारत के इस सम्मेलन की बहुत बड़ी उपलब्धि रही कि भारत ने दोनों गुटों के मौजूदगी में सहमति बना ली। दोनों गुट कौन कौन हो गए दोस्तों, तो दोनों गुट का मतलब हो गया कि ये दोनों के दोनों दुश्मन गुट हैं, एक तरफ पूंजीवादी और एक तरफ समाजवादी। मतलब एक तरफ कौन सा गुट हो गया, रूस वाला, और एक तरफ हो गया अमेरिका वाला। अब रूस और अमेरिका के बीच में कभी भी बनती ही नहीं। तो ये दोनों दुश्मनों वाले, कट्टर दुश्मनों वाले जो गुट थे, उनके मौजूदगी में यह माना जा रहा था कि कभी एक सहमति बन ही नहीं सकती। लेकिन ये भारत की व्यवस्था रही, सोच रही,
जिसमें इन दोनों की मौजूदगी में आमने सामने बिठाया और फिर भी सहमति बन गई। यहां भारत ने ना तो यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस की निंदा की, रूस की निंदा नहीं की भारत ने स्पष्ट तौर पर कि तुम यूक्रेन पर हमला कर रहे हो, और ना ही पश्चिमी देशों की मांग को नकारा। पश्चिमी देशों की मांग जो थी कि यहां पर एक सहमति बननी चाहिए, तो वो भी पूरी भारत ने कर दी। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, दोनों को साधने का काम भारत ने किया, जो उसकी सबसे बड़ी सफलता के तौर पर दिखाई पड़ता है। और अंत में कहीं ना कहीं एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की सभी लीडर्स के माध्यम से, जिसको हम नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं। तो नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन एक भारत के G20 सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है दोस्तों, क्योंकि इसी के आधार पर इसकी सफलता और असफलता को नकारा या स्वीकार किया जाना था। और जैसे ये आया तो सभी विपक्षी, सभी विरोधियों को जवाब मिल गया कि भारत का G20 का जो सम्मेलन रहा बहुत सफल सम्मेलन था। ठीक है, अब ये तो G20 की विभिन्न बातों को बात कर लिया कि कहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन एक और एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावनाएं मिलती है G20 से। वो कहां से कि G20 को जब आपने ऑर्गेनाइज किया तो इसको ऑर्गेनाइज करके भारत ने अपने हितों को पूरा करने से भी कहीं ना कहीं कमी नहीं छोड़ी। भारत ने हमारे सांस्कृतिक परिदृश्य को पूरी दुनिया के सामने पेश करने की व्यवस्था को पूरी तरीके से यहां रखा। जो पैसा इसको आयोजन करने में लगाया गया था उसका पूरा पूरा फायदा उठाने की कोशिश की गई, और यह कोशिश तो अध्यक्षता मिलने के साथ ही हुई थी, क्योंकि भारत ने हमारी विशेषताओं, हमारी सांस्कृतिक विरासत को उस समय से ही शो करना शुरू कर दिया था जब G20 की पूरे एक वर्ष में लगभग 200 बैठकें हुई, और ये 200 बैठकें अलग अलग राज्य के अलग अलग जिलों में हुई थी। उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम, भारत के हर एक सांस्कृतिक, विशेष सांस्कृतिक इलाके में G20 की बैठक की गई। जब G20 के जो सदस्य लोग आए थे, मेंबर लोग आए थे, जो ये बैठक में शामिल होने थे अलग अलग देशों के, वो सभी प्रतिनिधि भारत के अलग अलग हिस्से में गए, वहां की संस्कृति से परिचित हुए और उस संस्कृति को दूसरे देशों में पहुंचाने का काम वो कर रहे हैं, जो भारत में न केवल सांस्कृतिक विकास को दिखाई देगा बल्कि भारत में पर्यटन को भी बढ़ावा देने का काम करेगा। और हुआ यही कि जो देश भारत के जिस हिस्से में गया उसको बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया गया भारत के क्षेत्रों का, जिसके कारण उन्होंने बोलने से वो पीछे नहीं हट पाए कि भारत में सांस्कृतिक दृष्टि से देखें, भौगोलिक दृष्टि से देखें, विकास की दृष्टि से देखें तो क्या स्थिति है। पर्यटन की दृष्टि से उन्होंने ही हमारा प्रचार कर दिया। तो हमने शुरू वहां से किया था, और जब G20 का कार्यक्रम चालू हुआ 9-10 सितंबर के बीच में, तो हमने यहाँ जो सजावट वगैरह की वो सजावट भी बहुत अलग लेवल पर की और भारत की पूरी सांस्कृतिक विशेषताओं को प्रदर्शित करके रख दिया। भले ही वो एग्जीबिशन हो जहां पर भारत के अलग अलग राज्यों के विशेष सांस्कृतिक परिधान हो, चीजें हो, कला के क्षेत्र हो, सबको वहां प्रदर्शित किया। और साथ ही साथ इन कला क्षेत्रों पर जो खरीदी का काम किया जा रहा था वो भी यूपीआई के माध्यम से किया जा रहा था। तो भारत ने ये भी शो कर दिया कि यूपीआई पेमेंट में भारत दुनिया में किंग है दोस्तों। तो हमारी उस क्षमता को भी, ऑनलाइन पेमेंट की क्षमता को हमने दिखाया। साथ साथ हमने कई ऐसे सांस्कृतिक क्षेत्रों को यहाँ पर क्लियर किया, सामने प्रदर्शनी के तौर पर रखाया, जो बहुत इंपॉर्टेंट थे दोस्तों। जैसे हम बात करें भारत मंडपम में ये प्रोग्राम किया गया। उस भारत मंडपम की भव्यता को देखकर जो देश थे दूसरे देशों के, वो मंत्रमुग्ध हो गए थे। यहां पर अगर हम भगवान नटराज की कांस्य की प्रतिमा को देखें, चोल शैली की प्रतिमा थी दोस्तों, इसको शो किया गया था। ओडिशा के सूर्य मंदिर, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है दोस्तों उड़ीसा में, उस कोणार्क के सूर्य मंदिर का जो समय चक्र है, जिसमें समय चक्र की पूरी छवि को यहां पर प्रदर्शित किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की छवि को प्रदर्शित किया गया यहां पर। इसके अलावा तंजावुर पेंटिंग और डोकरा कला का प्रदर्शन यहां किया गया। इसके अलावा बोधि वृक्ष के नीचे स्थापित भगवान बुद्ध की पीतल की मूर्ति का प्रदर्शन किया गया। हिंदुस्तानी संगीत हो, लोक संगीत हो या कर्नाटक का भक्ति संगीत हो, ये सब G20 के दौरान प्रदर्शित किया गया, जो विदेशी मेहमानों ने देखा। और कहीं ना कहीं ये भारत की कला संस्कृति का प्रचार भी हमें देखने को मिलता है दोस्तों। तो यहां से भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। बेसिकली ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है भारत के इतिहास में जो कला संस्कृति का हिस्सा है दोस्तों, वहां हम इसको कर रहे हैं इतिहास वाले यूनिट में। तो आप वहां इसको देख लीजिएगा, एक एक करके वहां पर मैंने डिस्कशन में ये किया है। तो भारत ने G20 का जो दोस्तों पूरा के पूरा आयोजन रहा, उस आयोजन में अपार सफलता हासिल की। देश विदेश वैश्विक स्तर पर भारत की G20 की तूती बोल रही है। भारत ने किस प्रकार से इसका आयोजन किया, इसे एक आइडियल आयोजन मान लिया गया है।
कहीं ना कहीं ब्राजील के ऊपर एक दबाव भी पड़ा है कि जिस हिसाब से G20 का आयोजन भारत में किया गया है उससे बेहतर आयोजन करना होगा कि कैसा आयोजन अब वो करता है। लेकिन एग्जाम में हमारे जो आयोजन होगा वो अब अच्छा होगा। G20 से कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो मैं इतना विश्वास समझता हूं यहां पर कि आप लोगों से क्वेश्चन छूटेगा नहीं, वो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछ ले दोस्तों। तो इसी आशा के साथ इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग सार्क आसियान जैसे टॉपिक को देखने वाले हैं दोस्तों। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिएगा हमारे इस लेक्चर श्रृंखला से। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर भी जरूर करिएगा। ठीक है, मिलता हूं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।